नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मानसून सत्र खत्म हो गया, लेकिन 2 सवालों का जवाब मिल नहीं पाया। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पुलिस की जो बर्बरता थी, ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था कि राम मंदिर में जो पैसा गबन हुआ है, जो चंदा चोरी हुई है, ये 2 विषय थे जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का काफ़ी तकरार तो हुआ, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। जिस जवाब की आस में जो जनता थी वो टकटकी लगाकर देख रही थी। मानसून सत्र चल ही नहीं पाया, ना सवाल पूछे जा पाए ठीक से, ना जवाब मिला। सवाल तो पूछे जा ही रहे थे सड़क से लेके संसद तक, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। एक समय ऐसा भी आया जिसमें ये देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के लोग खुद ही आंदोलन करते नजर आए। तो चीजें बहुत सारी थी। जनजीस के बाद जन अल्फा का अपने आप में एक प्रोटेस्ट देखने को अब मिल रहा है। स्कूली बच्चे अब सड़क पर उतर रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी कि देश के भविष्य को कैसे देखा जा रहा है। और क्योंकि अब चुनाव यूपी में हो रहा है, कहते हैं बिहार और यूपी 2 ऐसे राज्य हैं जो राजनीति में अपना दबदबा तो बनाए रखते हैं। तो बिहार का तो जैसे-तैसे चुनाव हुआ, लेकिन अब यूपी की बारी है। जैसे-तैसे मैं क्यों कह रही हूँ, ये दर्शक समझ ही रहे होंगे। पैसा देना हो, नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ना हो, फिर उन्हें साइड करना हो, वो सारे मुद्दे हैं। लेकिन अब बिहार के बाद यूपी का चुनाव है और यहाँ पर भी गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आगे किया जा रहा है। तो क्या जेन ज़ी प्रोटेस्ट ने सरकार का जो अहंकार है, जो मोदी जी का एक चेहरा आगे करके चुनाव लड़ने की जो रणनीति है, उन सबको कहीं न कहीं जेन ज़ी प्रोटेस्ट ने धूमिल किया है। इसलिए अब सरकार जो है, वो पैसे के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। ये सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। क्योंकि नमस्कार। आप पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं देखती हूँ कि हर मुद्दे पर आपकी अपनी एक राय होती है। तो मुझे बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं? यूपी के चुनाव में सरकार को अपनी जो ज़मीन है वो खिसती नज़र आ रही है। क्या लग रहा है आपको? ये सही कहा आपने। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है वो आप देखिए, अब ज़्यादा देर नहीं है, 6 महीने बाद फरवरी 27 के आसपास यूपी के चुनाव होंगे। और यूपी का चुनाव आप जानती हैं कि कितना महत्वपूर्ण, वो हिंदी पट्टी का राज्य है और आबादी के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ा राज्य है। और यूपी ने भारत को कितना 5 या 6 प्रधानमंत्री दिए होंगे। तो यूपी का चुनाव की तुलना आप मिज़ोरम या नागालैंड के चुनाव से नहीं कर सकते। वो बिल्कुल करो या मरो की स्थिति रहती है सरकार के लिए। और ये जो हिंदुत्व की राजनीति करती है भाजपा, इनके तो समझिए 33 कोटि देवी देवताओं का यूपी में ही वास होता है। अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, ये सब यूपी में ही है। तो एक तरह से इनका ग्राउंड जीरो वो नहीं यूपी सर, है। संयुक्त नहीं सर, जय श्री राम बोलने वाली सरकार जय जगन्नाथ पे भी आई है, ऐसी बात नहीं है। हमने तो जय जगन्नाथ बोलते भी मोदी जी को सुना है। नहीं नहीं, वो तो बंगाल जाते जाते जय दुर्गा जय काली भी हो जाते हैं। वो तो अलग बात है। लेकिन ये मैंने, और मोदी जी संयुक्त से खुद उत्तर प्रदेश से ही सांसद भी हैं, वाराणसी के एमपी भी हैं। अब देखिए, यूपी में पिछले 10 साल से ये आदित्यनाथ की सरकार है। 2 कार्यकाल कर लिए और 2 कार्यकाल के बाद एक अच्छा खासा आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इकट्ठा हो जाता है, जिसको प्रतिष्ठान विरोधी लहर कहते हैं। एक अच्छा खासा असंतोष आपके खिलाफ इकट्ठा हो जाता है। और अभी देखिए, कुल मिलाकर भाजपा की हालत जो यूपी में काफी, मतलब आप कह सकती हैं, पतली लग रही है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो गया। जिस तरह से राम मंदिर में सैकड़ों करोड़ की चढ़ावा चोरी हुई और उसमें एक जो परसेप्शन बन रहा है, एक धारणा बन रही है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है, ये धारणा बन रही है। ठीक है, आपने एफआईआर किया, 8 लोगों पर एफआईआर किया, जेल भी भेज दिया। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, आशुतोष पांडे, ये सबको भेजा। लेकिन जिस तरह से चंपत राय को बचाया गया, एक बड़े किरदार को बचाया गया, उनसे सिर्फ इस्तीफा लिया गया, तो उससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऑपरेशन लीपापोती चल रही है। और एसआईटी की रिपोर्ट को अब तक आपने सार्वजनिक नहीं किया है, तो लग रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ छुपा रही है। और जो बुलडोजर बाबा के बुलडोजर के भी तेल खत्म हो गए हैं। तो छोटी छोटे मामलों में इनका बुलडोजर निकल जाता था, उसका घर गिराओ, उसको तोड़ो, उसको तोड़ो। वो सक्रियता देखिए चढ़ावा चोरी में नहीं दिखाई दे रही है। और इन लोगों ने बहुत मतलब किया है। आप सीधे कहिए तो वहां पर दर्शनार्थियों की संख्या में 70% गिरावट आ गई है। 70% गिरावट, मतलब यदि पहले 10 लोग आते थे तो अब 3 लोग आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी गिरावट हो गई। तो ये तो असर हुआ ही है और पूरे देश पर हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो खास के हुआ है।
उसके बाद देखिए जेनजी आंदोलन को लेके एक पूरे देश में एक भाजपा विरोधी माहौल बना है। अभी एक हफ्ते पहले राहुल गांधी की जो सभा हुई थी, छात्रों की गूंज, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, आपने देखा होगा उसमें कितनी ज्यादा भीड़ थी और किस तरह राहुल गांधी की गुलाबी शर्ट ने एकदम तहलका मचा दिया था। वो बिल्कुल रॉक स्टार बन के आए थे और जिस तरह से भीड़ थी और जन सैलाब था, वो तो भाई लखनऊ से लेके दिल्ली तक कितने लोगों को उसने नींद उड़ा दी होगी उस भीड़ में। सर यहीं पे और आपको एक टोकते हुए एक सवाल पूछ रही हूँ। जी जैसे जी हम राहुल गांधी को एक युवा नेता के रूप में देखते हैं, नेता विपक्ष के रूप में देखते हैं, जंतर मंतर के छात्रों की चोट पर राहुल गांधी का कलेजा भी दुखता है, हम देखते हैं। लेकिन झारखंड पे वो प्रेम क्यों नहीं नजर आ रहा है सर? वहां भी तो स्टूडेंट ही है ना, वहां क्यों नहीं चले जाते? उन बच्चों से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? फिर ये सवाल ये हो गया कि आपके राज में बच्चे बैठे हैं तो आपको नहीं दिख रहे, वहां पे आपको दिख गए। ये तो गलत है ना सर, फिर एक तरीके से ये तो फिर वही डर्टी पॉलिटिक्स ही है। फिर अगर आप युवाओं की नहीं हितैषी हैं तो वहां के बच्चों के साथ क्यों नहीं है? नहीं, सही सही कहा आपने। देखिए झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, लेकिन कांग्रेस भी वहां सरकार में शामिल है और इसलिए झारखंड के मुद्दे पर राहुल गांधी को बहुत ज्यादा घेरने की कोशिश भी की गई। भाजपा ने बहुत कोशिश भी की गई वहां कि पे आप भी बैनर झारखंड नहीं जा पोस्टर रहे। लगा दिया गया था प्रयागराज में कि बिल्कुल राहुल क्यों बिल्कुल नहीं जा रहे झारखंड या ऐसा कुछ। बिल्कुल। और एक तरह का ये परसेप्शन भी बना कि जंतर मंतर का बदला भाजपा मतलब झारखंड से ले रही है। कहीं ना कहीं वो मतलब कांग्रेस को, राहुल गांधी को शर्मिंदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें देखिए एक दो बातें हैं। एक तो देखिए अगर आप दमन को देखिए तो जंतर मंतर में जिस तरह से दमन हुआ था वो दमन झारखंड में नहीं हुआ है। ये नहीं तो हुआ। स्पष्ट है ना। ना आप पेलेट गन्स का प्रयोग देखा है आपने, ना लाठियों पर लाटकील लगी हुई लाठियों का इस्तेमाल हुआ है, ना कि ना ही नेम प्लेट हटा के पुलिस वाले आए। तो दोनों के दमनात्मक इसमें बहुत फर्क है और इसमें हो सकता है कि राहुल गांधी की का अपना हस्तक्षेप हो। उन्होंने हेमंत सोरेन से फोन पर बात की और कहा हो कि भाई ऐसे दमन नहीं करना है और जो भी बल प्रयोग हुआ थोड़ा बहुत उसकी भी राहुल गांधी ने निंदा की। दूसरी बात मैं बता देता हूं झारखंड में कि एक मांग को छोड़ के छात्रों की सभी मांगे मान ली गई। बस एक जो सीबीआई जांच की मांग है वही मैं वो नहीं समझना मान चाह रही रही। हूँ, सीबीआई जांच में सर ऐसा क्या होता है कि सरकार नहीं मान रही है? मतलब आप सीबीआई से क्यों नहीं जांच कराना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए ये तो मोटी बात है, समझना चाहिए। देखिए सीबीआई तो बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव में काम करती है। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है सीबीआई पर कि ये पिजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। आज की तारीख में क्या स्थिति है? सीबीआई गृह मंत्रालय के अधीन है, अमित शाह के अधीन है। यदि आज झारखंड पेपर लीक का मामला दे दिया जाए सीबीआई को तो कल के कल पूरी सीबीआई टीम हेमंत सोरेन से पूछताछ को पहुंच जाएगी और हो सकता है परसों तक हेमंत सोरेन जेल में भी पहुंच जाए। आपको याद होगा झारखंड चुनाव के पहले ईडी ने ऐसे ही एक मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया था। वो दो तीन महीने जेल में रहे थे। फिर वो मामला एकदम फालतू था, जमीन घोटाला का, और उनको अंततः मतलब जमानत मिल भी गई और उस समय तक चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे। और तो वो तो देखिए हेमंत सोरेन तो दूध का जला आप हुआ सर है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी छात्रों के साथ आंदोलन भी कर रही है और खुद ही जो है वो सीबीआई जांच भी नहीं करा रही है? नहीं नहीं, सीबीआई जांच की मांग हेमंत सोरेन ठुकरा रहे हैं, बीजेपी नहीं ठुकरा रही है। बीजेपी तो चाहती है कि सीबीआई जांच हो जिससे तो हेमंत आखिर क्या सोरेन को। ऐसा चीज सर मतलब तमाम एजेंसियां जो जांच करेंगी वो ऐसा क्या नहीं पा पाएंगी जो सीबीआई पा जाएगी? मतलब सीबीआई जांच से हेमंत सोरेन को भी क्या ऐसा डर लगता है? थोड़ा बताइए, सीबीआई जांच कैसे जांच करती है या नहीं क्या ऐसा नहीं करती है जिससे सरकारें डर जाती हैं? नहीं, कौन सा हेमंत हथियार सोरेन है को तो सीबीआई के पास? हेमंत सोरेन को तो सिर्फ इसलिए डर लगता है क्योंकि अभी जितनी भी भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो या इनकम टैक्स हो, ये सब के सब भाजपा के बिल्कुल एजेंटों की तरह काम करती है और खुलेआम, इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं। आप ईडी को देखिए, आज तक ईडी ने किसी विपक्षी नेता के घर पर, ये भाजपा के किसी नेता के घर पर रेड मारा है क्या? मतलब खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग होता है। वही हाल सीबीआई का भी है। यदि हेमंत सोरेन सीबीआई जांच की अनुमति दे देंगे तो कल मैंने कहा कि कल के कल सीबीआई उनके घर ही पहुंच जाएगी और हेमंत सोरेन की हो सकता है गिरफ्तारी भी कर ली गिरफ्तारी हो जाए, जाएगी। जो कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी बीपीएससी वाले किसी का बयान दर्ज कर लीजिएगा और कहिएगा कि इसने कहा था
कि हमें हेमंत सोरेन का आदेश था। ये कोई सीबीआई के लिए बड़ी बात नहीं है, जिस तरह से लोग धड़ल्ले से दुरुपयोग करते हैं। तो इस एक सीबीआई जांच की मांग को छोड़ के बाकी सारी मांगे झारखंड सरकार ने मांग ली है। 14वीं जेपीएससी की परीक्षा को रद्द कराने की मांग थी, वो मांग मान ली गई। पूरा जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, पूरा का पूरा लोक सेवा आयोग को भंग कर दिया गया है। तीनों सदस्यों के इस्तीफे हो गए हैं। अजिता भट्टाचार्य का इस्तीफा, अनिमा हंसदा का इस्तीफा, जमाल अहमद का इस्तीफा। जो जेपीएससी के चेयरमैन थे, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं झारखंड के एल खियांगते की गिरफ्तारी हो गई है। वो आज की तारीख में रांची जेल में बंद है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई है, पूर्व चीफ सेक्रेटरी की गिरफ्तारी हो गई है। तो बहुत फर्क है आपको केंद्र सरकार के रुख और झारखंड सरकार के रुख में। आप भले ही राहुल गांधी को घेरने के लिए कुछ भी बोल दें भाजपा वाले कि आप झारखंड नहीं गए, ऐसा लगता है कि मोदी जी जंतर मंतर पर पहुंच गए थे। तो ये तो नहीं, एक लेकिन उन्होंने अलग बात फोन है। पे तो बात की थी। राहुल गांधी जो आंदोलन पे बच्चे बैठे थे, उनसे फोन पे जी, बातचीत उन्होंने की थी। बिल्कुल ये बिल्कुल तो किया था बिल्कुल। उन्होंने। और ऐसे तो देखिए, तो अभिजीत दीपके भी नहीं गए झारखंड, उन्होंने भी वीडियो कॉल पर समर्थन दिया। लेकिन अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, जो अभी जेनजी के सबसे मतलब बड़ा चेहरा है, पोस्टर बॉय हैं जेनजी के हिंदुस्तान में, अभिजीत दीपके भी नहीं गए। तो हम लोग थोड़ा लगता है विषय से हट गए। तो हम विषय लोग से आ रहे थे इस भटक पर, गए। हाँ, उत्तर प्रदेश चुनाव पर आ रहे थे। तो यूपी के चुनाव में जितने भी आंतरिक सर्वेक्षण भाजपा ने करवाए हैं, इंटरनल सर्वे जिसको कहते हैं, उसमें भाजपा बुरी तरह हार रही है और अखिलेश यादव का जलवा बरकरार है। और अच्छा, अखिलेश कारण क्या यादव, है सर हारने की? बस चंदा चोरी इतना बड़ा मसला हो गया है कि बीजेपी जो ये मानते चली आ रही है कि वहां मतलब कम से कम यूपी में उनका गढ़ है, कम से कम योगी हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या है, क्यों इतना डर है, या देखिए क्यों इतनी देखिए पॉलिटिक्स गड़बड़ाई हुई है? देखिए, पहली बात, गढ़ जैसी बात कुछ नहीं होती है। अभी लोकसभा चुनाव जो हुए थे 24 में, आपने देखा योगी जी की क्या हालत हुई थी, है ना। गढ़ की, इसी गढ़ और इसी किला के तो मुगालते में रह गए और भाजपा वाले बांकीपुर हार गए। बांकीपुर में हार का भाजपा की सबसे बड़ी वजह थी यही जो आप बोल रहे हैं ना, कि ये हमारा अभेद्य दुर्ग है, ये किला है, ये गढ़ है, हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को जिता देंगे। इसी कुत्ता बिल्ली को जिताने में भाजपा हार गई। गढ़ जनतंत्र में कुछ नहीं होता है ना। किसने सोचा था कि अमेठी से स्मृति ईरानी हार जाएगी, और वो भी किशोरी लाल शर्मा से, जिसका नाम भी बहुत लोग नहीं जानते थे। तो गढ़ जैसी चीज कुछ नहीं होती। एक तो देखिए पल्लवी, सीधे 10 सालों की जब आपकी सरकार रहती है ना, तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, बहुत लोगों का असंतोष हो जाएगा आपके प्रति। आप कितने लोगों को खुश कीजिएगा, है ना। आपने कुछ लोगों की बात मानी तो बहुत लोगों की बात नहीं मानी, बहुत लोगों की मांगे नहीं मानी। बहुत सारे सेक्शन सोसाइटी में होते हैं, वो आपसे नाराज हो जाएंगे। दूसरी बात वही चढ़ावा चोरी की बात। तीसरी बात, जेंजी ने तो एक ओवरऑल माहौल बना दिया है जो सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, पूरे भारत तक है, भाजपा के विरोध में एक गुस्सा। इसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ ने, आप जानती हैं, जो अजय सिंह बिष्ट है मूलतः, उन्होंने यूपी में किस तरह ठाकुरवाद को बढ़ावा दिया। यूपी में किस तरह से ठाकुरवाद हो रहा है, राजपूतवाद हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यूपी में जितने बड़े बड़े ठाकुर माफिया हैं, उनकी तो पांचों उंगली घी में है। क्या यूपी पुलिस राजा भैया पर एक्शन लेगी? रघुराज प्रताप सिन्हा पर, रघुराज प्रताप सिंह पर, जिसे खुलेआम कुंडा का गुंडा कहा जाता है। उनकी पत्नी भानवी सिंह ने अवैध हथियारों की तस्वीरें भेजी थी सरकार को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी थी और आदित्यनाथ को भी भेजी थी। तो क्या राजा भैया के घर पर यूपी पुलिस ने रेड कर दिया? नहीं रेड किया। या धनंजय सिंह को देखिए, धनंजय सिंह जो पूर्वांचल का माफिया डॉन है, वो भी ठाकुर बिरादरी का ही है, उसका नाम कॉफ सिरप घोटाले में आया। अमिताभ ठाकुर सर ने कहा कि इसकी जांच करो, तो अमिताभ ठाकुर सर को ट्रेन से उतार के ये लोग जेल में ले गए। या आप ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कीजिए, वो भी ठाकुर बिरादरी से आता है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर बुलडोजर चलेगा या ब्रजेश सिंह पर चलेगा? तो ये जो योगी का एक ठाकुरवाद है, जो बहुत सारे मतलब यूपी में, आप पिछड़ों की बात छोड़ दीजिए, यादवों की बात छोड़ दीजिए, जो यूपी के ब्राह्मण हैं वो भी इससे नाखुश है। उनको लगता है कि ब्राह्मणों पर यूपी में ठाकुर हावी हो गए हैं। और जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद को लगातार अपमानित किया जा रहा है,
वो मेला में जाते हैं, माघ मेला में जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप उतर के पैदल घाट जाइए। आप हिंदुत्व की यदि बात करते हैं, तो यदि उसी हिंदू धर्म में देखा जाए तो अभी मुक्तेश्वरानंद एक बड़े धार्मिक पद पर हैं, और यदि उनको रोक दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप पालकी पर नहीं यानी जा कि सकते, आप जबरिया शंकराचार्य बने हुए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद को कहा जाता है जबरिया शंकराचार्य बने हुए हैं। अब जबरिया तो इस देश में सब जबरिया है, कोई वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन गए हैं, कोई कुछ करके शंकराचार्य बन गए हैं। इस देश में सब काम जबरिया ही होता है। लेकिन एक जो उनकी जो छवि है, जो एक मैसेज जा रहा है, एक धारणा बन रही है कि इनको कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए करो या मरो की स्थिति है। कभी कभी तो ये बात भी आती है कि कहीं चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से ना कर दिए जाए, है ना? तो क्योंकि नहीं, आपको बात तो याद, सर ये भी कही जा रही है, दबे खाने इस तरीके की चीजें भी हो रही हैं कि इस बार योगी जी को तो बहुत अहम पद नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि मोदी के बाद योगी चेहरा होंगे, धार्मिक रूप में देखा जाए तो योगी जी आगे चलते हैं। लेकिन अभी राज्यपाल आनंदीबेन थी, उन्होंने यहाँ दीक्षांत समारोह में जिस तरीके की बातें कही, मतलब हॉस्टल तो खस्ता हालत में थे ही, लेकिन एक राज्यपाल जो आपकी कमेटी का हिस्सा है, जो आपकी संस्था का हिस्सा है, प्रथम नागरिक है इस राज्य की, वो आकर आप ही के राज्य की पोल खोल दे, तो इस बात में ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक नया चैप्टर लिख रही है जो योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं जो ये देखिए, पॉलिटिक्स ये पे बात तो विचार बहुत बहुत दिनों से चर्चा है कि जो गुजराती लॉबी है, यानी मोदी और शाह है, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के पर कतरना चाहते हैं, उनका कद छोटा पसंद नहीं करना कर चाहते रहे हैं, हैं। पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा 10 साल पहले भी जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय इन लोग की पहली पसंद मनोज सिन्हा थे, है ना? हम्म। और मनोज सिन्हा के बारे में तो यहां तक कहते हैं कि बेचारे काशी विश्वनाथ मंदिर में एकदम उन्होंने जाके पूजा अर्चना कर ली थी कि अब तो लखनऊ जाके शपथ ले ही लेना है। और बेचारे एकदम अंतिम समय में उनके सामने समझिए कि आप दावत में बैठे हुए हैं, आपके सामने से थाली हटा ली जाए, तो उस तरीके से एकदम अंत समय में योगी आदित्यनाथ ने क्या धमकी दी, हिंदू युवा वाहिनी की धमकी दी, क्या किया, पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन अंत समय में योगी आदित्यनाथ बन गए। एक तरह से वही जबड़िया वाली बात हुई कि वो उन्होंने ये करके वो बन गए। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसको लेके लोगों में आक्रोश है, और ये आक्रोश कहीं ना कहीं तो चुनाव में दिखेगा ही, इसलिए नहीं, इनको केशव सीधे वोट। प्रसाद मौर्य की भी नाराजगी काफी रही थी कि जी, पार्टी से बढ़कर कोई नहीं होता, इस तरीके के उनके जी, स्टेटमेंट भी आए थे, बिल्कुल, तो कुछ अंदर बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, पॉलिटिक्स तो चल ही रही थी। तो बिल्कुल, बहुत यूपी पॉलिटिक्स में है। योगी जी के नेतृत्व में क्या बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देख ही लिया। इसके अलावा अब आनंदीबेन पटेल का ये सब कुछ कहना, तो इसीलिए 50,000 रुपए देने की बात हो रही है कि अब हर हर महिला को पैसा बिल्कुल, दिया जाएगा कि आप हमें वोट बिल्कुल। दीजिए। यदि आप वोट, इसको मैं सीधे वोट खरीदना कह रहा हूं, आप जो भी बात कर दीजिए कि ये बात है गरीबों की मदद है, इसकी टाइमिंग ही दिखाती है कि आप वोट खरीद रहे हैं, जैसा बिहार में नीतीश कुमार ने किया था। तो ये तो साफ दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी घबराहट है, कहीं ना कहीं आप घबराए हुए हैं, जो आप वोट खरीदने पर उतर गए हैं। आपको लग रहा है इस बार हिंदुत्व कार्ड भी नहीं चलेगा, आपको ये लग रहा है कि जेनजी भी हमसे नाराज है, तो चलो महिलाओं को ही 50,000 दे के इन्हीं के वोट ले लिए जाए। और उसमें दिलचस्प बात तो तब होगी जब महिलाएं आपसे 20,000 दे भी लेंगी पहली किस्त, और वोट भी साइकिल छाप को दे देंगी, तब आप क्या कीजिएंगे, करेंगे? ये तो गोपनीय मतदान है ना, ये थोड़े है कि आप उनको बटन दबाते देखेंगे तब उनकी अगली किस्त जारी करेंगे। तो ये सब तो अभी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे खेल होने सर वाले हैं। लेकिन पैसवा वापस मांग लिया जाता है शायद। 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं को बांटा गया था, उसके बाद बड़ा हल्ला जी, हुआ कि जो महिलाएं बिजनेस नहीं की या पैसे से कोई कारोबार नहीं बढ़ाया, उन लोगों से पैसा भी वापस मांगा गया। तो क्या सच में वापस भी मांगा जाता है क्या? कुछ तो ऐसा हुआ था। देख देखिए, कुछ हो सकता है। एक तो बिहार के बारे में खबर आई थी कि बिहार में तो बहुत सारी महिलाओं के नाम पर पुरुषों के अकाउंट में वो पैसा चला गया था, है ना? जो हड़बड़ी, ऐसी हड़बड़ी थी, है ना? एक देहात में कहावत है बिहार में कि हड़बड़ी के ब्याह में कनपटी पर सिंदूर लग जाता है ना? हड़बड़ी में जब शादी होती है तो सिंदूर कनपटी पर लगता है। तो नीतीश कुमार का इतना प्रेशर था कि जल्दीबाजी में करो, जल्दीबाजी में करो, कि कुछ पुरुषों के अकाउंट में भी चला गया वो एक। और जब उनको पता चला तो उनके घर फिर चिट्ठी भेजी गई कि भाई आपके अकाउंट में गलती से चला गया, आप वापस करें।
और ये भी बात आप सही कर रहे हैं कि कुछ लोगों से कहा गया कि भाई आपने नहीं शुरू किया, हम तो आपको आत्मनिर्भर करने के लिए हमने दिया था, आपने कोई काम शुरू नहीं किया, कोई स्टार्टअप नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो पैसे वापस लाइए। लेकिन ऐसे जनतंत्र में पैसे वापस लेना थोड़ा मुश्किल है, ये बहुत अलोकप्रिय मुश्किल बात हो जाएगी। मुश्किल है, एक बार दिया मिलता हुआ नहीं। पैसा वापस लेना सरकार के लिए बहुत मुश्किल का काम है। जी। तो सर क्या पैसे के दम पे लोग वोट देते हैं? बिहार में तो दिया है उन्होंने, तो यूपी में भी देंगे। और सर ये जो आप पैसा देने की वाली बात है ना सर, हमारे यहाँ तो महिलाएं बस नाम के लिए चुनाव लड़ती हैं, असल में पुरुष प्रधान वाली चीजें रहती हैं। तो महिलाओं को अगर पैसा दे भी दिया जाए तो क्या महिला वोट डालने से पहले अपने पति से या अपने गार्जियन से पूछ के वोट डालेगी कि मुझे किस पे बटन दबाना है? सर मतलब विवेक है हमारे पास, हम आधी आबादी है, लेकिन आज भी कुछ निर्णय होता है ना कि घर में कुछ भी आना होगा, वॉशिंग मशीन, टीवी या कुछ भी खरीदना होगा, तो एक डिस्कशन तो होता है और पुरुष की बात हमेशा से समझदारी के लिहाज से या जिस भी लिहाज से मान ली जाती है। तो 50,000 रुपए वो लेके महिलाएं जो है वो कहीं और बटन दबा सकती हैं, आपको इस बात का डर मतलब आशंका है? नहीं है ही, देखिए ये जो आप बात कर रही हैं ये तो पितृसत्तात्मक समाज की बात है, और वो तो मोटा मोटी वो बात पूरे हिंदुस्तान पर लागू होती है। जो एक पितृसत्तात्मक समाज रहता है जिसमें हेड ऑफ द फैमिली पुरुष रहता है, और पहले के समाज में तो वही पैसे भी कमाता था और तो महिलाएं बटन थोड़ा दबाते नेपथ्य में वक्त रहती। पूछेंगी तो जरूर ना सर महिला कि महिला इतनी विवेकशील हो जाएगी कि जाके कमल बटन दबा लेगी या पूछ के अब जाएगी वो कि अब हाथी तो पे देखिए दबाना देखिए है अभी कि अभी तो देखिए जमाना बदल रहा है, अभी तो देखिए महिलाएं कुछ ज्यादा ही सशक्त हो रही है। अब तो नीला नीला ड्रम का जमाना है, कौन पुरुष से पूछ के क्या किया जाता है। तो ठीक है, लेकिन आपकी बात सही है, बड़ी संख्या में ये बात लागू होती है पितृसत्तात्मक समाज में कि महिलाएं पूछेंगी कि भाई फूल छाप पर दबाना है, कमल पर की साइकिल पर क्या है, और जो उनके पति परमेश्वर कहेंगे वही वो करेंगी, और अकेले में गोपनीय मतदान में भी पति परमेश्वर की बात नहीं टालेंगी। हाँ, लेकिन एक ऐसा भी महिलाओं का वर्ग तैयार हो रहा है जो वास्तव में जो सशक्त है, और जो हो सकता है पति से झगड़ा करके भी किसी वो दूसरे को दे दे। तो एक एक वैसा भी, क्योंकि समाज देखिए स्थिर नहीं रहता है, पितृसत्तात्मक समाज जरूर है, लेकिन उसके किले में भी बहुत दरारें पड़ चुकी हैं, और बहुत सारा सारा हम लोग परिवर्तन देखते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप देखते होंगे कि महिलाओं की भूमिका बदल रही है। जी। तो ये जनजी प्रोटेस्ट, जंतर मंतर का आंदोलन, चढ़ावा चोरी, बहुत सारे मुद्दे हैं, इस वजह से सरकार जो है अब पैसे वाला हथकंडा अपना रही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो राम मंदिर वाला कार्ड नहीं चल पा रहा है बिल्कुल सर। नहीं चल कोई पा नया रहा, नहीं चीज चल हो पा सकता है, पुलवामा या ऑपरेशन सिंदूर या कुछ ऐसा हो सकता है। रहा। मतलब चुनाव आप होते होते देखिए, क्या ऐसा होगा? सर बिल्कुल वो तो ये देखिए। बहुत बड़ी चीज है कि हमने देखा है किस तरीके की चीजें हो जाती हैं चुनाव के पहले। नहीं आप नहीं, बता बिल्कुल रहे आप हैं सही कि कर रही हैं। 2019 का आपको लोकसभा चुनाव याद होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में एकदम भाजपा के खिलाफ एक माहौल जैसा बनने लगा था। अचानक पुलवामा कांड हो गया, और उसमें 40 जवान शहीद हो गए, और उसके बाद एक फालतू सा सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, 2-4 कौवे मार दिए गए, और उसके बाद एक ऐसा माहौल बना दिया गोदी मीडिया ने और आईटी सेल ने और सब तरफ से कि बिल्कुल मतलब हमने क्या कर दिया, किसको सबक सिखा दिया। तो ये सब तो जो कहते हैं ना, तुरुप के पत्ते तो कुछ तो भाजपा रखती ही है अपने साथ में, जो अंत में बिल्कुल कुछ करके वो पूरे नैरेटिव को बदलने का प्रयास करती है। ये हमने हर जगह देखा है, सिर्फ वही नहीं देखा है, राज्य स्तरों पर भी देखा है, और भी जगह देखा है कि अंत में कोई भावनात्मक मुद्दा, यहाँ तक कि जो 24 के चुनाव के पहले राम मंदिर का भी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी बहुत ही हड़बड़ी से, और एक तरह से अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वो सब चुनाव से ही जुड़ा हुआ था, उतनी हड़बड़ी आप में क्या थी। तो ये तो भाई कुछ नहीं भी सर, कर हम सकते लोगों हैं। ने तो बोले हुए बयान को भी पलटते हुए देखा है। जब हम बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजें होती हैं, तो खुद राजनाथ सिंह बिल्कुल बोलते हैं कि कोई नहीं मरा है, कोई भी जवान नहीं बिल्कुल। शहीद हुआ है। फिर आप कुछ अपने ही जवानों का जो है वो और नाम आप ही लाकर बताइए, बताते हैं। और वो कोई जिम्मेदार आदमी, ऐसा नहीं कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता बोल रहा है सड़क पर, वो भारत भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, और संसद को बोल रहे हैं। कायदे से तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आना चाहिए था कि आपने संसद को गुमराह किया है, झूठ आप बोला रक्षा आपने। मंत्री हो। हाँ, आपने झूठ बोला है। दूसरा देश रहता तो वहां तो इतना हंगामा होता कि इस्तीफा देके भागना पड़ता। हम लोग के देश में ऐसे चल जाता है, मतलब झूठ को भी लोगों ने
एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ नॉर्मल कर नेताजी हैं तो झूठ तो बोलेंगे ही नहीं, तो नेताजी क्या होंगे। लेकिन ये तो बड़ी गंभीर सर, बात तो है। इस मामले में और विपक्ष भी कमजोर था, वो चाहता तो हंगामा कर सकता था, हालांकि मानसून बिल्कुल, सत्र बिल्कुल में तो कर सकता हंगामा था। किया ही। और 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 जरा उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जिस परिवार का बेटा शहीद हो गया है, और उस बेटे की लाश आ रही सरकार है, और उस एक्सेप्ट नहीं बेटा का कर ये रही। हो रहा है, और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ। आप देख रही हैं उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। वो तो बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था, लेकिन अब ऐसे ही तो क्या 1 चलते। साल तक डेड बॉडी छुपा कर रखी गई थी, फैमिली को नहीं दी गई होगी, या क्या नहीं, हुआ होगा? ये तो मैं नहीं मान सकता, ये तो मैं नहीं मान सकता। फैमिली को तो पास डेड बॉडी गई ही होगी, उनको तो इन्फॉर्म किया ही गया होगा। लेकिन उसके बाद रक्षा मंत्री ने कह दिया, और एक साधारण परिवार वाले इतना हिम्मत नहीं करेंगे कि वो रक्षा मंत्री का खंडन करने निकलेंगे। लोगों को लगेगा कि क्या है भाई, हमारा बेटा आ गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया, अब क्या मतलब है एक कितना साधारण छला परिवार हुआ में। महसूस कर रहे होंगे वो लोग। हाँ, ये बेटा बात जब है। बेटा जब ये बात तो है। जवान बनता है, बिल्कुल, तो सच में बिल्कुल, छाती परिवार वालों का 56 इंच का तो हो ही जाता है कि परिवार जो है, बिल्कुल, अपना बेटा जो है वो देश सेवा के लिए जा रहा है, बिल्कुल। और देश उनको लौटा रहा है झूठ। ये तो सही में जोर गलत जोर बात है। बोला, वही वही मैंने कहा कि उनकी आप मनस्थिति सोचिए। फौज की नौकरी तक इज्जत की नौकरी समझी जाती है, और उनकी आप मनस्थिति समझिए जब रक्षा मंत्री कहते होंगे कि कोई नहीं मरा है, और वो लोग अपने बेटे का दाह संस्कार करके लौटे हों, तो आप समझिए क्या उनके दिल पर गुजरी होगी। जी पल्लवी। सर, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। हमने बातचीत की, काफ़ी अच्छी बातचीत रही। आगे भविष्य में क्या होने वाला है, ये तो आगे आने वाला कल ही बताएगा कि लोग गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा देखकर बटन दबाएँगे, या अपनी बुनियादी ज़रूरत और समस्या को देखकर बटन दबाएँगे। यूथ अपने आप से नाराज़ इसलिए है क्योंकि जैसे दिल्ली का जंतर मंतर है, वैसे उत्तर प्रदेश का इको गार्डन है। 2 जगह, दोनों जगह छात्र जो है वो लाठियाँ खाते ही रहते हैं। तो देखना है कि युवा कुछ बड़ा कदम उठाएगा, या महिलाएँ एक अलग बयान में बह जाएँगी, ये तो आगे आने वाला कल बताएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, जो आप इतने देर तक इतनी तसल्ली से हमारी बात सुन रहे थे। बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।